जय जिनेंद्र मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ के घोड़ों को ऐसा क्या देते थे जो अर्जुन नहीं समझ पाए। आज मुनि श्री विनम्र सागर जी से जानिए सुखी जीवन का वह रहस्य। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत अच्छी एक गाड़ी बिल्कुल चिकनी रोड पर अपनी तीव्रतम गति से चल रही थी। चलते चलते चलते, जैसे आप आगरा और दिल्ली का एक्सप्रेस, हाईवे एक्सप्रेस है, उसमें आप चल रहे हैं। बढ़िया गाड़ी है, जैगवार मान लीजिए, BMW ले लीजिए, कोई और ले लीजिए, पेट का पानी नहीं हिलता। चलते 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 अचानक एक चक्का फूट गया। एक चक्का फूटा और गाड़ी, पूरी की पूरी गाड़ी लड़खड़ा करके, स्पीड में तो थी ही, किसी भी डिवाइडर से या पेड़ से या किसी और चीज़ से टकराई और अंदर सब चकनाचूर हो गया। जब एक्सीडेंट होने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में डाला, देखा तो बहुत थोड़ी सी मिस्टेक सामने आई कि दो चक्के के बीच में एक अलाइनमेंट होता है। टाइम टू टाइम 15-25 दिनों में उसको चेक करते रहना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी चलाते चलाते आदमी जो ड्राइवर होते हैं उनके हैंडल में उनको पता चलता है कि गाड़ी का हैंडल धीरे धीरे फ्री होने लगा है। तो सीधी गाड़ी चलाते चलाते भी आपने कभी देखा हो कि जो ड्राइवर होते हैं वो बार बार हैंडल ऐसा 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 करते रहते हैं। एक सीधी गाड़ी, अब चक्के सीधे हैं, रोड सीधी है तो सीधे चलाओ, बार बार क्यों हिला रहे हो? हिलाना पड़ती है, कभी थोड़ी सी इधर कभी थोड़ी सी इधर, तब जाकर के गाड़ी सीधी चलती है। लास्ट में पता चला कि इस गाड़ी का अलाइनमेंट जो था, दोनों चक्कों के बीच का जो लयबद्धता थी, वो लयबद्धता टूट गई। और लयबद्धता टूटने के कारण वो पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर स्पीड पे चलेगी तो एक्सीडेंट निश्चित है होना है। ये बात गुरुजी ने भोपाल से, जब हम लोग जबलपुर से हम लोग नेमावर आ रहे थे तो रास्ते में कही। रास्ते में एक्सीडेंट होकर के गाड़ी जो है पेड़ से टकरा करके चकनाचूर होकर के पड़ी थी। गुरुजी ने देखा, देखने के बाद पूछा कि क्या हो गया। तो वो जवाब मिला हम लोगों को कि पहली बार की चक्के के अगले जो चक्के होते हैं आगे के, उसमें अलाइनमेंट सेट कराना पड़ता है। अगर उसकी दोनों की अलाइनमेंट एक जैसा नहीं है तो लयबद्धता की कमी के कारण कुछ भी टूट सकता है। लयबद्धता की कमी के कारण आपका दुश्मन टूट सकता है। दुश्मन जिस तरीके से लयबद्ध तरीके से काम कर रहा है, उसकी लयबद्धता को एक बार तोड़ दो, बस एक बार उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दो तो आपका दुश्मन टूट जाएगा। पहले के ज़माने में होता था ना, दुश्मन को छद्म रूप से प्रभावित करते थे, उसको शंका हो जाती थी कि शत्रु 2 हैं कि 2000, और एक बार आदमी के अंदर से मोटिवेशन के रूप में दुश्मन की लयबद्धता टूटी तो दुश्मन का गिरना पक्का है। एक बार अपने ही घर की लयबद्धता टूटी तो घर का गिरना भी पक्का है। और एक बार आपके शरीर के साथ लयबद्धता टूटी तो आपके शरीर का गिरना भी पक्का है। दुश्मन हो, घर हो या शरीर, एक बार अगर लयबद्धता टूटती है, जो जिस लय में आप अपना जीवन जी रहे हैं वो थोड़ा भी टूटता है और निश्चित रूप से वो चीजें बिखर करके टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। श्री कृष्ण जी युद्ध लड़ रहे थे, पीछे अर्जुन था। उनके तो कसम थी कि हम इस पूरे युद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। और लगातार कृष्ण जी एक चीज देखते थे कि जितने और रथी हैं उन सारे के सारे रथियों के घोड़े 1-1.5 घंटे चलते थे, 1.5 घंटे 1 घंटे चलते और घायल हो जाते। घायल होने के बाद रथ में से घोड़े अलग करके नए घोड़े लगाने पड़ते।
फिर आगे का युद्ध लड़ते, फिर नए घोड़े लगाने पड़ते, फिर आगे का युद्ध लड़ते। धीरे धीरे बार बार सब कोई सब देख रहे थे कि हर रथ का घोड़ा बदलना पड़ता है, लेकिन कृष्ण जी के रथ का घोड़ा नहीं बदलना पड़ता। घाव तो घोड़े को भी लगते हैं, लेकिन कृष्ण जी के रथ का जब घोड़ा नहीं बदलना पड़ता है, ये चीज सब देख रहे थे। तो शाम के समय कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, हम सबके घोड़े घायल होते हैं, हम सबके घोड़े घायल होने के बाद दोबारा काम करने के लायक नहीं होते, तो हमको बीच युद्ध में अपने रथ का घोड़ा बदलना पड़ता है, आपको अपने रथ के घोड़े क्यों नहीं बदलने पड़ते? कृष्ण जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि युद्ध में घायल घोड़े को जब आप अस्तबल में भेजते हैं, उस वक्त आपके घोड़े को कौन संभालता है? लोगों ने कहा, रथियों ने, कि निश्चित रूप से हमारे घोड़े को, जो वहाँ पे सईस होते हैं, उसको सईस कहते हैं, जो घोड़े की साफ सफाई करता है उसको सईस कहते हैं, और घोड़े में चढ़ने वाले को रईस कहते हैं। ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा कि घोड़े की जो साफ सफाई करता है, घुड़साल की साफ सफाई करता है, घोड़े को मेंटेन करता है, उसको सईस कहा जाता है, और जो उसके ऊपर चढ़ करके घुड़सवारी करता है उसको रईस कहते हैं। तो सबने कहा कि हम सबके घोड़ों को सईस संभालता है। फिर अर्जुन बोलते हैं, बस यही फर्क है कि आपके घोड़ों को सईस संभालता है और कृष्ण जी के घोड़ों को कृष्ण जी खुद संभालते हैं। जब आप अपने घर के घोड़ों को खुद संभालते हैं तो घोड़े का डेडिकेशन आपके लिए उतना परफेक्शन वाला होता है कि घाव लगने के बाद भी हमको हमारे मालिक का साथ नहीं छोड़ना है। दिन भर घाव लगा घोड़ों के शरीर पर, शाम को उस लगे हुए घाव में मलहम फेरना, लगाना, घाव को भरना, हल्दी भरना, उसमें पुलटिस इत्यादि के माध्यम से उस घाव को सुखाने के लिए कृष्ण जी अपने घोड़े के लिए स्वयं समय देते थे। समय देने का ये परिणाम निकलता है कि घोड़े युद्ध में कभी भी फेल नहीं हुए। आपके घर के अंदर भी आपने कुछ घोड़े पाल करके रखे होंगे। जवान लड़का होता है, बेटी होती हैं, धीरे से बड़े होते हुए बच्चे होते हैं, वो सब आपके रथ के रथी हैं। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अपने घर का एक रथ चला रहे हैं, और चलाते हुए रथ में आपके परिवार का एक एक सदस्य जुटा हुआ है। अब जुटे हुए हर सदस्य की लयबद्धता स्थापित करना घर के बड़े व्यक्ति का काम होता है। एक एक घोड़े को या तो पड़ोसी संभाल ले या आप खुद संभाल ले। तो मुझे आप सब बताइए कि आपके घर के जो जवान घोड़े हैं या जवान होते हुए घोड़े हैं या आपके घर के अंदर के बच्चे जैसे घोड़े हैं, इन घोड़ों को संभालता कौन है? आप संभालते हैं कि कोई और संभालता है? महाराज, देखा जाए तो हम ही संभालते हैं, क्योंकि पैसे इसी की पूर्ति तो हम ही करते हैं, तब उसी से तो बच्चे संभलते हैं। बच्चे धन से संभलते हैं कि समय देने से संभलते हैं? बच्चे, कृष्ण जी अपने घोड़ों को क्या देते थे? समय देते थे ना। दिन भर घोड़े युद्ध में लड़ते रहे, और लड़ने के बाद शाम को जब अस्तबल में बांधा तो कृष्ण जी भी थके हुए रहते थे, उसके बाद भी अपने घोड़ों को समय देते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर में जो बंधे हुए घोड़े हैं उनको समय भी देते हैं कि नहीं देते? पैसा तो देते होंगे, ये बात तो मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आपने अपने घर के अंदर किसी बात की कोई कमी नहीं रखी होगी, लेकिन रात को इस चीज की कभी उत्सुकता मन के अंदर रही कि रोज रात को 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे दुकान बंद करते हैं। कोई ऐसा रूल बनाया होता कि जिस रूल में हम रात को 9 बजे दुकान बंद कर देंगे, 9 बजे दुकान बंद करने के बाद हमको 1 घंटा अपनी फैमिली के एक एक घोड़े को देना है, घोड़ा हो या घोड़ी, कोई भी हो। समय देते हैं कि नहीं? बस इतना पूछना चाहता हूं। उत्तर शायद ना पे आएगा, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचा। समय, घड़ी का तेज मद्दा बंद हो सकता है, लेकिन काल की गति एक जैसी चलती है बंधुओं। रोज सुबह अपने टाइम पर सुबह होती है, शाम अपने टाइम पर होती है। वो जो आपके घर के अंदर की जो दीवार है, दीवार में घड़ी टंगी है, उसमें हो सकता है कि आपकी दीवार की घड़ी थोड़ी मद्दी चल रही हो। जब दुनिया की घड़ी में 8 बज रहे हो तो हो सकता है आपकी घड़ी में पौने 8 बज रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दीवार घड़ी जब दुनिया की घड़ी में 8 बज रहे हो तो 8:25 बजा रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो दीवार की घड़ी बिल्कुल बंद पड़ी हो, न कम बता रही हो न ज़्यादा बता रही हो। लेकिन काल की जो गति होती है वो एक समय पर एक रिदम पे चलती है। एक रिदम पे आपका पूरा जीवन चलता है, बच्चों का जीवन चलता है। आप अगर अपने घर के बच्चों को समय नहीं देते हैं, कितने सारे ऐसे माता पिता होंगे जिनके पास समय नाम की तो कोई चीज होगी ही नहीं। दोस्तों,
यहाँ मुनिश्री ने कितनी गहरी बात कही है। जैसे कृष्ण जी अपने घोड़ों को समय देते थे, क्या हम अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने परिवार के साथ कितना समय बिताते हैं। कितने सारे ऐसे माता पिता होंगे जिनके पास समय नाम की तो कोई चीज होगी ही नहीं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 9:30 बजे तक या तो उनको अपना व्यवसाय दिखता है, या उनको अपनी पर्सनल लाइफ दिखती है, या फिर वो किसी अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन घर के जो घोड़े थे, एक फैमिली में एक आदमी मुखिया है और एक आदमी के मुखिया होने के बाद उसके आश्रित रहने वाले 7, 8, 6, 5 ऐसे लोग होते हैं। किसी भी समृद्ध परिवार में संख्या 14, 15 से लेकर के 20, 22, 24 तक हो सकती है। उस वक्त रथी की जवाबदारी और बढ़ जाती है कि हमको अपने घर के छोटे से छोटे घोड़े में और बड़े से बड़े घोड़े में एक बार समय तो देना पड़ेगा। हो सकता है आप समय देने के मामले में बिल्कुल फेल निकले, लेकिन शुरुआत करिएगा सुनने के बाद। कल मुझसे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। कल शाम को आकर के वो सज्जन हमसे कहते हैं, महाराज जी आप रोज अपने टॉपिक क्यों बदल देते हैं? कल कोई टॉपिक था, आज कोई टॉपिक है, फिर कल कोई टॉपिक बदल देते हैं। तो हमने उससे एक ही बात कही कि भैया देखो, हमारी स्थिति ठेला की सब्जी बेचने वाले ठेले में सब्जी बेचते हैं ना, उसके जैसी रहती है। ठेले वाला जो सब्जी बेचने वाला जो होता है, ठेला चला करके मोहल्ले के अंदर घुसता है, तो घुसने पर उसके पास ठेले में सब प्रकार की सब्जियां रहती हैं। और सब प्रकार की सब्जी में कुछ ताज़ी सब्जी होती है, कुछ बासी सब्जी होती है, कुछ पुराने नींबू रहते हैं, तो कुछ नई पालक धनिया रहती है, कुछ टमाटर नए रहते हैं, कुछ पुराने रहते हैं। ठेला वाला जब किसी मोहल्ले में घुसता है तो घुसते वक्त ठेले वाले को पता रहता है, देखिए आवाज़ आ रही है, कोइंसिडेंस। ठेले वाले को पता रहता है कि हमारे पास ये ताज़ी सब्जी है। मान लीजिए टमाटर ठेले वाले ने ताज़े लेकर के आए हैं, पालक धनिया पत्ती ताज़ी लेकर के आया है। लेकिन कोई आता है, कोई बासा माल खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। तो ठेला वाला जब कभी भी गली में घुसता है तो घुसते वक्त वो ठेला वाला बिल्कुल मध्यस्थ रहता है, और निकलने के बाद भी ठेले वाले के मन के अंदर कोई हर्ष विषाद नहीं होता कि इतनी ताज़ी सब्जी लाए थे, किसी ने ताज़ी सब्जी नहीं खरीदी। क्योंकि ठेला वाला जानता है जिसको जो खरीदना है वो खरीदता रहेगा। हमने सामने वाले को यही कहा कि भैया हमारी स्थिति सब्जी मंडी में ठेला लगा करके सब्जी बेचने वाले के जैसी है। हम गली में घुसते हैं अपनी सब्जी लेकर के, जिसको जो खरीदना है वो रोज़ खरीदता है। किसी को फैमिली पर्सन्स होते हैं तो वो खरीदता है, कोई आत्मा की बात खरीदता है, कोई चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई चीज़ लेता है, कोई किसी और चीज़ में धार्मिक सिद्धांतों की कोई चीज़ें लेता है। एक समृद्ध उद्बोधनों में सब रहता है, जिसको जो निकालना हो, इसलिए रोज़ टॉपिक चेंज करने पड़ते हैं। उनने कहा हमसे, पहले तो आप कथानक कहते थे, सीरीज चलती थी आपकी वेब सीरीज के जैसी। हमने कहा वो अपनी अपनी जगह में है, जब मैं इंटीरियर एरिया में जाऊंगा तब मैं फिर कथानक की स्टोरियाँ बहुत अच्छी शुरू करूंगा। अभी तो शहर के बीच में है। आप सब देखिएगा कि आप सभी लोग अपने घर के उन घोड़ों को, क्योंकि अगर लयबद्धता आपके घोड़े से टूट गई तो क्या आपके घर का रथ चल पाएगा? मैंने शुरुआत में कहा ना कि दुश्मन हो, घर हो या शरीर, अगर लयबद्धता टूट जाती है तो बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपके बच्चे से लयबद्धता कितनी है, एक बार खुद देख लीजिएगा, फिर अंदर से वो एक सवाल खुद खड़ा करिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लयबद्धता जो आज बहुत थोड़ी सी दिखाई देती है कि कम हो रही है, अलाइनमेंट बहुत थोड़ा सा मिस्टेक होता है, और थोड़ी सी मिस्टेक्स में धीरे धीरे करके जब हम लगातार उस मिस्टेक को लेकर के लंबा सफ़र तेज़ी से कर रहे होते हैं तो कब एक टायर फूट करके गिर जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसका कोई किसी को एहसास तक नहीं होता। ये परिवार की लयबद्धता एक नीति है, बहुत अच्छी है कि अश्वा शस्त्रम शास्त्रम वाणी वीणा नरश्च नारिश्च। कौन कौन सी चीज़ें? फिर से बोलता हूँ, अश्वा शस्त्रम शास्त्रम वाणी वीणा नरश्च नारिश्च। फिर कहते हैं पुरुष विशेषम प्राप्तम ही योग्या अयोग्या भवंती। ये 7 चीज़ें हैं। एक अच्छा घोड़ा हो और अच्छे मालिक मिल जाए तो अच्छा घोड़ा अच्छा मालिक पाने के कारण और अच्छा हो जाता है। शस्त्र हो, वो शस्त्र भी उसको श्रेष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल जाए तो शस्त्र की भी कीमत बढ़ जाती है। घर के अंदर छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू नहीं देते, क्यों? जे सब्जी काटत अपनी उंगलियां काट लें, क्योंकि शस्त्र तो है लेकिन चलाने वाला श्रेष्ठ नहीं है। तो अश्व अगर अच्छा सही तरीके से चलाने वाला हो जाए और सही अश्व हो, चलाने वाला अच्छा हो, तो सिर्फ अश्व के गले में लगाम डालनी पड़ती है लेकिन लगाम खींचनी नहीं पड़ती।
आपको आपके परिवार के कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लगामें रोज खींचनी पड़ती होंगी। हिंसा तो होती है ना, जब घर के अंदर लगाम तो डली है, अब जैसे खींचते हैं तो घोड़े हिनहिनाते हैं। फिर वो घोड़ा भी हो सकती है, घोड़ी भी हो सकती है, बूढ़ी घोड़ी भी हो सकती है और छोटा घोड़ा भी हो सकता है। लेकिन आपको लगाम खींचनी पड़ती है कि नहीं? घर के अंदर लगाम खींचने का मतलब है घर के अंदर दिन में एक बार युद्ध जैसा माहौल तो बनता होगा, एक बार बनता होगा सुबह से लेकर शाम तक। अगर दिन भर में एक बार भी घर में युद्ध जैसा माहौल ना बने तो शाम को शंका हो जाती है। तो अपन बगल वाले से पूछते हैं, क्यों आज कुछ हो गया है क्या? काय ऐसो काय बोल रहे? नहीं, बड़ी शांति सी है, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, बिना किसी क्राउड के पूरा दिन निकल गया। तो घर वालों को भी इस बात में बड़ा अजीब सा लगता है कि आज कोई घर में तहलका ही नहीं मचो, एक आध तहलका तो होता। तो जब आपको लगाम खींचनी पड़ती है तो तहलका मचता होता है क्या? ऐसा कि हम गलत बोल रहे हैं? अनुभव है मेरा ऐसा, थोड़ा सा आपका भी होगा कि सुबह से लेकर शाम तक पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, दादा और पापा के बीच में, चाचा और पापा के बीच में, या फिर नौकरों के बीच में, एक बार जब तक खुल करके तू मैं ना हो तब तक घर अपना घर जैसा लगता ही नहीं है। क्योंकि हमको नरकों का अभ्यास है, नरकों में आदत है परस्पर उदीरी दुखा, एक दूसरे को थोड़ा दुख ना दें तब तक वो नरक की स्थिति बनती नहीं, वो हम अपने घर में बनाते हैं। जब कभी भी आप देखिएगा कि जो अच्छे अश्व होते हैं वो मालिक का इशारा समझते हैं, मालिक चाहता क्या है, और जो बिगड़ैल होते हैं उनकी लगामें खींचनी पड़ती है। तो एक बार आप चेक करिए कि आपको आपके घर के अंदर कितनी बार लगामें खींचनी पड़ती है। कई बार पत्नी की लगाम खींचनी पड़ती होगी, पुत्र की खींचनी पड़ती होगी, कई बार हो सकता है अपने पिता की खींचनी पड़ती होगी। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले होते हैं तो पिता से बोलते थोड़ा चुप रहे करो, कितनों बोला था तुम, ये बात बोलते होंगे। वहीं पर पिता को लगता होगा देखो भैया, हम सोचते कि हम घोड़ा, जो हम मालिक हैं जो घोड़ा है, लेकिन आज पता चल रहा कि हम घोड़ा हैं जो मालिक है। सईस कब रईस बन जाए, रईस कब सईस बन जाए, बड़ा विचित्रता होती है। लेकिन नीतिकार ने श्लोक वार्तिका अलंकार एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है अश्व हो शस्त्र हो, अगर सही तरीके से चलाया जाए तो कीमती है। शस्त्र के बाद शास्त्र भी इसी के साथ जुड़ जाता है। अश्व शस्त्रम शास्त्रम वाणी वीणा नरश्च नारिश्च योग पुरुषा ही प्राप्यंती भवंती योग्या अयोग्याश्च। अगर श्रेष्ठ पुरुष मिलते हैं तो श्रेष्ठ पुरुष के मिलने पर ये सब चीज़ें श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाती हैं, और अगर श्रेष्ठ पुरुष का सहयोग नहीं होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके बिगड़ती चली जाती हैं। पूछना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर के घोड़े को बिगाड़ने में आपकी भूमिका कितनी है? जब आपके घर का घोड़ा कुछ एक्सपेक्ट करता है, घोड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, घोड़ा का मतलब आपके हाथ के नीचे रहने वाले वे सारे लोग जिनको भरण पालन पोषण की जवाबदारी आपकी है। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकते हैं, पुत्र पुत्रियां भी हो सकते हैं। तो जब ये आपके घर के अंदर के जो घोड़े हैं, इन घोड़ों को लाइन अप करने की जो आपकी जवाबदारी है, उसके लिए घर में समय देना चाहिए था। आप समय देने की आपके पास समय है कि नहीं है, एक थोड़ा सा निश्चित करिएगा। दुकान के बाहर लिखा तो जरूर होगा कि दुकान खुलने का समय 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक, लेकिन इतना और कंफर्म कर लीजिए कि शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे नियम से दुकान बंद कर देंगे। उसके बाद 1 घंटा अपने घर के उन सारे घोड़ों के लिए देना पड़ते हैं। अगर घर के घोड़ों के लिए समय नहीं दिया तो घर के घोड़े बेलगाम होकर के चले जाएंगे, कब टूट जाएंगे, कब बिखर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। शस्त्र के साथ भी ऐसे ही है, गलत हाथों में चला जाए, वही AK-47 राइफल है, अगर सैनिक के हाथ में है तो राइफल पे भरोसा है, और आतंकवादी के हाथ में निकल जाए तो बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है। क्योंकि अयोग्य पुरुष के हाथ में शस्त्र चला गया, अयोग्य पुरुष के हाथ में घोड़ा चला गया, अयोग्य पुरुष के हाथ में शास्त्र चला गया। जिनवाणी की भी बातें हैं, अगर अयोग्य पुरुष के हाथ में चली जाए तो उसके बाद उसमें भी तहलका मचते हैं। जरा सी मात्रा पाई और बिंदी का लोग ऐसा गजब का अर्थ निकालते हैं कि अनर्थ सिद्ध होने लगता है। जब कभी भी आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे, हरिवंश पुराण में ऐसी कितनी कंट्रोवर्सी आपको समय समय पर दिखाई देंगी जो आपको लगेगा कि ये तो अभी पंचम काल में हो ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर शास्त्रकार ने लिखा हुआ है। तो फिर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे ग्रंथों में भी सही तरीके से छन्ना लगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ग्रंथ की लिखी हुई हर बात जैसी लिखी है वैसी इंप्लीमेंट कर लें। अगर जैसी लिखी है वैसी इंप्लीमेंट करने लगेंगे हम ग्रंथ की बात, तो चाचा और चाची के भी संबंध होने लगेंगे, चाचा और भतीजे के बीच में, भतीजी और चाचा, नेमी कुमार और राजुल, देखा है ना, इन दोनों में चाचा और भतीजी के संबंध थे। उस समय हुआ होगा
इस समय करेंगे तो अपराध हो जाएगा। उस समय ऐसी बहुत सी बातें हुई जो ग्रंथकारों में लिखी है, लेकिन उसके बाद भी उस ग्रंथों में गुरु की कृपा से, गुरु के साथ में रह करके एक छन्ना लगाना पड़ता है। इसमें से क्या मानना है, क्या नहीं समझना है, आप बता दीजिए। तो आचार्य उस उद्घोष को करते बताते, देखो इतना सब है, लेकिन इस मर्यादा के साथ चलना। तो शास्त्र भी गलत हाथ में पड़ने पर एक गलत रूप प्रस्तुत करते हैं। उसका सहारा लेकर के भी कई लोग कई बार बिल्कुल अजीब और गलत अर्थ निकालते हैं। उसके लिए प्राचीन ग्रंथों की शुरुआत में एक कारिका लिखी है, उत्सूत्रम वर्णेत कामम जिनेन्द्रोक्त मिति ब्रुवन यथा छंदो भवत एषः तस्य मूलम वितीरते। शास्त्र को हाथ में रख करके उल्टी सीधी बात कहने वाले का मूल छेद नाम का प्रायश्चित होता है, मतलब उसको पुनः दीक्षा देनी पड़ती है। शास्त्र के साथ गलत व्यवहार करने पर व्यवहार करने वाले की ये स्थिति बनती है। फिर उसके बाद वाणी है, वीणा है, अश्व शस्त्रम शास्त्रम वीणा वाणी नरश्च नारिश्च। एक ढोलक बजाने वाला व्यक्ति है, अगर गलत तरीके से ढोलक बजाए तो कैसा फीलिंग होती है। कभी आप कोई सिंथेसाइजर बच्चों का उठा करके देखिएगा, बच्चों को लयबद्धता आती है तो ढंग से बजाते हैं, और आपको नहीं आती तो आप कोई भी ऊंची नीची आवाज़ में जब उसको ऑन करते हैं तो उसकी आवाज़ को सुन करके आपको कुछ नहीं लगता, सुनने वाले को ऐसा पीड़ा होती है अचानक। वो कहते सुनो भैया, नहीं आता है तो मत बजाओ, लेकिन गलत मत बजाओ। बचपन में हमको याद है, जब हम दुकान में बैठे रहते थे तो ढोलक बेचने वाले आते थे, तो ढोलक बेचने वाले आते थे, वो घर के सामने खड़े होकर के ऐसी प्यारी ढोलक बजाते थे, तो ऐसा लगता था कि इसी ढोलक में ही सारा सौंदर्य छिपा हुआ है। उससे 200 रुपए की एक ढोलक खरीद ली, अब हम बजाएं तो ढूम ढूम, वो बजाएं तो बहुत अच्छी। हमने कहा भैया ये तुम्हारे हाथ में जाती है तो अच्छा बोलती है, हमारे हाथ में अच्छा क्यों नहीं बोलती है। तो बोले भैया ढोलक तो यही है, आप देखो कितनी अच्छी बज रही है। फिर उसने बजा दी अच्छे से, 200 रुपए की खरीद ली। खरीदने के बाद जब ढोलक वाला बेच के चला गया, घर के मुखिया लोग आए, उनने बोला ये क्या है। हमने कहा ढोलक खरीदी है, अच्छी बजती है। अच्छी बजती है तो उनने कहा बजाओ। अब बजाए तो फिर वही ढूंढूम, एक हाथ इधर का, एक हाथ उल्टा पड़े, एक हाथ उल्टा पड़े। तो फिर जब 2 हाथ इधर पे गलत पड़े तो एक हाथ यहाँ पे सही पड़ा, बिल्कुल सही हाथ पड़ा यहाँ पे, और एक खींच के दिया। उसके बाद बोला पिताजी ने, क्यों, जब आता नहीं है तो क्यों खरीदा, पैसे बर्बाद हुए कि नहीं। हमने कहा भैया बहुत अच्छी बज रही थी तब तो खरीदी। फिर पिताजी ने भी समझाई यही बात को कि बजने वाली चीज़ अच्छी नहीं है, बजाने वाला हाथ अच्छा होना चाहिए। बजाने वाला आदमी सही है तो ढोलक जो है वो बहुत अच्छे से आवाज़ दे सकती है। तो वाणी के साथ भी, वीणा के साथ भी यही बात है कि अगर वो अयोग्य पुरुष का संसर्ग पाती है तो सारे गामा पाधानी के सारे गधा पानी पीजा हो जाता है। सारे गामा पाधानी सा बोलते बोलते सारे गधा पानी पीजा। तो पढ़ने वाला बहुत अच्छे से समझता है इस बात को कि भैया इनसे ना हो पाएगा। अयोग्य पुरुष के हाथ में वीणा चली गई, अयोग्य पुरुष के हाथ में वाणी चली गई। वाणी भी, ये भी योग्य पुरुष की तलाश करती है। अभी हमारे बीच में योग्य पुरुष में आप देखिए, हमारे वाइस आर्टिस्ट अनुराग भैया अभी होकर के गए, ये एक बुक को सिर्फ बोलने भर का 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मॉड्यूलेशन, पिच, टोन, स्टाइल कैसा होना चाहिए। हमको हमारे घर के अंदर भी यूज करते नहीं आता है, तो हमारी वाणी के कारण हमारे घर के अंदर तहलका मचता है कि नहीं, बोलो ना, मचता है ना। कुछ नहीं है, बस रोटी परसत परत, हाँ आ गए जे, इन्हें परसों रोटी सुबह से लेके शाम तक, बस इतना ही बोला, बस इतने ही से शब्द बोले थे। गलत पुरुष के हाथ में, गलत महिला के हाथ में, परिवार के लोगों के हाथ में लयबद्ध व्यक्ति जिस नहीं है उसके गले में अगर वाणी चली गई तो कितना क्षोभ पैदा करती है। घर के अंदर के मृत्यु को प्राप्त करने तक के, आत्महत्या करने तक के लोगों के भाव हो जाते हैं। तो वाणी भी अयोग्य पुरुष के पास चली जाए। फिर नरश्च नारिश्च, ये नर और नारी भी, बेटे और बेटियां भी गलत हाथ में पड़ जाए तो गलत हाथ में पड़ने से रोकने वाला कौन है, लगाम कौन खींचेगा, आपके घर का रथी कौन है। सबसे पहले एक परिवार में यह निश्चित करिए कि घर का परिवार एक सूत्री कार्यक्रम में चलेगा। 3 नेता जिस कंपनी में हो जाते हैं वो कंपनी पूरी बस्ट हो जाती है। आपके घर की जो कंपनी चलती है उसमें निश्चित तो करो कि हम बड़े पापा की बात मानेंगे, या चाचा जैसा बोलेंगे वैसी बात मानेंगे, या दादा जैसा बोलेंगे वैसी बात मानेंगे। यहाँ पर मर्जी के मालिक होते हैं। एक काम के लिए चाचा ने हाँ कर दी, एक काम के लिए दादा ने हाँ कर दी, एक काम को पापा ने हाँ कर दो। फिर शाम को ले दमादम कहे तुमसे कौन ने बोली थी, हम तो पापा से पूछ के गए थे। अब पापा से पूछी, तुमने बोली, हाँ हमने बोली, कहा हम नहीं बोल सकेगा, नहीं तुम तो बड़े हो गए, तुम काहे नहीं बोल सको, तुम भी बोल सका था। बच्चों के चक्कर में बड़ों बड़ों में होती है कि नहीं, बोलो ना, होती है ना।
आपके घर में नहीं होती क्या? तुम लोग ऊपर से आए हो क्या? तुम लोग स्वर्ग से उतरे क्या? तुम लोग के घर के अंदर झगड़े नहीं होते? होते होंगे। उनके कारण बस यही है कि योग्य या अयोग्य पुरुष को देखे बिना अगर हमने किसी के हाथ में लगाम सौंप दी है, ये चीजें बिगड़ती हैं। लयबद्धता टूटती है तो सबसे पहले घर टूटता है, अगर घर की लयबद्धता है तो। और अगर शरीर की लयबद्धता टूट जाए तो, जब घर के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो बच्चे फिर बाहर जाकर के अपने शरीर की लयबद्धता तोड़ते हैं। अभी जाकर के आजकल तो पूरा फैशन चल गया है, हेल्थ केयरिंग के इतने ज़्यादा मतलब एम्पायर खुलने लगे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे, बेटियां हो या जवान बेटे हो, वो जिम जाते हैं। जिम जाकर के वहाँ पर जो सप्लीमेंट लेते हैं, उस सप्लीमेंट में कभी देखा भी है कि कैसे बनता है? बॉडी को फुलाने के लिए, बनाने के लिए अच्छा चॉकलेट पाउडर दे दिया, प्रोटीन पाउडर दे दिया। आपने कभी देखा कि आपके घर के अंदर वो जो सड़े हुए पदार्थ में इल्लियां हो जाती हैं ना, इल्लियां जो होती हैं, उन इल्लियों को पाला जाता है, उसकी फार्मिंग करी जाती है। और इल्लियों की फार्मिंग करने के बाद पूरी की पूरी इल्लियों को पूरी मशीन में डाल करके, ग्राइंडर में चला करके, स्क्वैश निकाल करके, उसका गीलापन अलग करके, उसको सुखा करके, इल्लियों को बिल्कुल पाउडर जैसा बना करके, उसमें चॉकलेट का फ्लेवर मिला करके और पैक करके, डिब्बा में पैक कर करके आपके सामने धर देते हैं। जिम में जाने वाले जितने भी लोग ये जिम के पाउडर इत्यादि खाते हैं, इसमें पूर्णतः करके 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीव का कलेवर मिटाया और मिटा करके पूरा पाउडर बना करके, सुखा करके, फिर उसमें फ्लेवर मिला करके डाल के आपको दे दिया। आपने उठाया, पानी में, दूध में घोला और घोल करके 1 गिलास पी गए और फिर शुरू करने लगे। शुरू करते करते क्या होता है कि धीरे धीरे शरीर तो फूलता है, लेकिन वे जो पाउडर अंदर गए हैं, वे पाउडर जब पेट में जाकर के नए बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया की भी कोई डेड बॉडी होती होगी कि नहीं होती होगी? बताओ। शरीर के अंदर बैक्टीरिया है तो शरीर के साथ होते होंगे। अब जब शरीर के साथ बैक्टीरिया होता होगा तो उनका शरीर के अंदर ही तो छूटता होगा। उनकी जो डेड बॉडी शरीर के अंदर बैक्टीरियाज की पड़ी रहती है, उससे भी रस निकाल करके वो ब्लड में चला जाता है। ये जितने लोग सप्लीमेंट खाते हैं, इन लोगों में से मैक्सिमम लोगों को बोन टीबी होने लगी है। इनकी हड्डियां वक्त से पहले घुलती हैं, इनकी हड्डियों में टेढ़ापन आता है, आर्थराइटिस का फिर धीरे से प्रॉब्लम होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लयबद्धता धीरे धीरे आपके परिवार की टूट रही है। आपके घर की बेटी भी जाती होगी ना जिम में, क्यों? क्योंकि बॉडी मेंटेन करनी है। लड़के भी जाते हैं ना घर के अंदर के जिम। लड़का क्या है, सुबह 5:30 बजे निकल जाता है। एक प्रॉपर उसको बैग दे दो, शूज़ दे दो, उसके इंस्ट्रूमेंट दे दो, और उसके बाद वो जिम में जाकर के प्रॉपर 1 सवा 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे वर्जिश करेगा। वहीं के जो जिम ट्रेनर होते हैं वो वहीं पे आपको एक प्रोटीन का डिब्बा दे देंगे, 850 रुपये का, 900 रुपये का, 1500 रुपये का, 4000 रुपये का आपको दे दिया। लेकिन आप भूल गए कि 4000 रुपये के डिब्बे में सिर्फ इल्लियों के पूरे कलेबर को, शरीर को मिला करके, निचोड़ करके, पूरा रस निकाल करके, सुखा करके, उसमें चॉकलेट पाउडर मिला करके, फ्रेग्रेंस बस सही मिला दी और पूरा का पूरा इल्लियों का कलेबर मुंह के अंदर डाल दिया। सावधान, जिम जाने वाले युवा इस भाग को गौर से सुने। हम जिसे सेहत समझ रहे हैं, कहीं वो हमें मौत के करीब तो नहीं ले जा रहा। मनीश्वरी का यह खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। जैन समाज के लोग इस तरीके का अगर खाते होंगे तो, हिंदू समाज के लोग इस तरीके के इल्लियों को पूरी चूरा करके, मसल करके खाते होंगे तो, अपने शरीर को बनाने के लिए एक बार में 1 चम्मच वो पाउडर जो है, जो सप्लीमेंट है, जो आपकी बॉडी को फुलाने के लिए आप वहाँ पर लेते हैं, आपने कभी सोचा है कि 1 चम्मच में कितनी इल्लियाँ मरती होंगी? एक पूरा पाउडर का डिब्बा है इतना बड़ा, आप घर के अंदर ले आए 1200-1500 रुपए का, 5000 रुपए का, और आप लगातार अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए खा रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट्स कुछ पता भी हैं कि बस लिए जा रहे हैं? कोई संभालने सुधारने वाला है भी घर के अंदर की नहीं? कोई नहीं है महाराज, हम तो सिर्फ पैसा दे देते हैं। हमारे लड़के ने बोले पापा 10,000 दे दो, हम बड़े घर के लोग हैं, हमने 10,000 दे दिया। वो प्रोटीन का पाउडर ला करके उसने घर के अंदर वहाँ पे रख लिया और खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके आप भूलते हैं। कभी आपने भी टेस्ट किया होगा ना, जब बच्चे को बॉर्नवीटा पिलाते हो तो धीरे से थोड़ा सा बॉर्नवीटा तुमने भी कभी खाया होगा। खाया है कि नहीं? बोलो तो। नहीं खाया? शरीफ लोग खाया होगा, है ना? तुम लोग इतने सीधे क्यों बनते हो? बोला करो ना, जब हम पूछे किया कि नहीं किया तो सही बोला करो, हाँ किया, है ना? किया। देखो अब सही निकल रही है आवाज। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब वो सप्लीमेंट वहां पर दे रहे हैं तो देते हुए सप्लीमेंट को कभी ना कभी आपने भी खाया होगा। क्या होता है इससे? अरे इससे बॉडी 1 नंबर बनती, फूल जाती है। लड़के का फिजिक देखा, फूल गया, हमने भी खाए, हम भी फूल गए। लेकिन जो हिंसा का तांडव आपके कारण रचा गया, अयोग्य पुरुष के हाथ में शरीर गया,
उसने अपना पूरा शरीर बर्बाद कर दिया। आज किस चीज़ की ज़रूरत है? पुराने ज़माने की ज़रूरत है। हम सुबह जंगल होकर के आते हैं, हमारा टाइम है यही 6:30 बजे मैं जाता हूँ। विश्वास मानिए 7:30 बजे ऐसी गजब की भूख लगती है मुझे, गजब की लगती है। लेकिन टाइम क्या है वो? 7:30 बजे सुबह का। और फिर मैं आहारचर्या में उठता हूँ 10 बजे। तो 2.5 घंटे जो होते हैं, 1.5 घंटा और हो गया। 7:30 के बाद 8, 9, 10, 2.5 घंटे हो गए, है ना। 2.5 घंटे में 10 बजे उठता हूँ तो मेरी पूरी भूख खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ, लेता देता हूँ, अपना आता हूँ। मैंने एक बार सोचा कि ये ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। जैसे ही आपके साथ भी होता होगा, होता है कि नहीं? आपके साथ भी होता होगा। जब आप सुबह सो करके उठते होंगे और फ्रेश होते होंगे, फ्रेश होने के बाद जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर निकले, वैसे ही पेट बहुत ज़्यादा कुलबुल कुलबुल करता है, जठराग्नि बिल्कुल तेज होती है ना, होती है कि नहीं? होती है। उस वक्त आप क्या करते हो? उस वक्त आप अंग्रेजों का सिस्टम अपना करके 1 कप चाय दे दो। शुरुआत कैसे करी? चाय से। उसके बाद अगर मान लो आपके मोहल्ले में किसी के समोसे की दुकान है और वो फेमस हो गई, तो लड़के को 50 का नोट दोगे, जाओ 2 समोसा ले आओ। 2 समोसे खा लिए, पैसे वाले हैं आप। उसके बाद फिर अगर पत्नी समझदार है तो घर के अंदर पोहा बना देगी, तो पोहा ले लिया, उसमें नाकोड़ा का चिप्स या चूड़ा डाल दिया। उसके बाद जो है उसमें टमाटर सॉस डाल दिया। उसके बाद अगर मान लीजिए समृद्ध घर के लोग हैं तो उनके घर के अंदर, गांव देहात में बनता है, अब तो बड़े शहरों में बनता नहीं बनता, हलवा बनते हैं। सुबह सुबह हलवा बना दिया और दूसरे दिन की, पुराने दिन की 2 पुड़ी तवा में गरम करी, शुद्ध घी की गरम पुड़ी और हलवा दे दिया, ये खा लो। तो सबके घर के अंदर की व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप करते तो यही है। 7:30 बजे जब जम के भूख लगती है, तब अंग्रेजों ने आपको सिखा दिया ब्रेकफास्ट करना। जबकि हमारे यहाँ के रूल्स थे, हमारे यहाँ का रूल्स था कि सुबह का खाना राजा के जैसा, दोपहर का खाना प्रजा के जैसा और शाम का खाना भिखारी के जैसा। कैसा? सुबह 7:30 बजे जिस समय आपके पेट में बहुत तेज कुलबुल 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 करती है, बोले बस अभी दे दो, जितना है उतना दे दो। अब वो बच्चा 2 प्लेट पोहा मांगता है तो मम्मी चिल्ला देती है। मम्मी क्या बोलती है? कितना खाओगे? अभी 10 बजे खाना भी तो खाने हैं, बाद में आइयो। अब मम्मी की बात मांग करके बच्चे ने चला तो गया, लेकिन भारतीय संस्कृति की हकीकत तो ये कहती है कि सुबह सुबह जैसे ही आप फ्रेश होकर के आए, 7:30 बजे आपको अगर भोजन मिल जाए, कैसे क्या मिल जाए? 7:30 बजे भोजन मिल जाए। भोजन में क्या मिल जाए? महाराज, महिलाएं तो पहले ही अवॉइड कर देंगी, हमने हाथ खड़े करे, इन्हें जहां से बनाने से बना ले, हम नहीं बनाने वाले। यही सबसे बड़ी गलती है, बता देता हूं। अगर सुबह 7:30 बजे जब पहली बार आपको बहुत तेज भूख लग रही है, सिंधियों के यहाँ बहुत अच्छे से होता है इस चीज़ को, उनको सुबह भूख लगती है, वो नाश्ता वास्ता नहीं करते, सीधे हैवी डाइट, 6-7 पाट पराठे खाए, अच्छा पापड़ चटनी अचार, देख सब्जी खाई, पेट भरा और चलते बने। उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले देखो भैया भूख लगी थी, भरपेट भोजन कर लिया। अब ये पूरा का पूरा भोजन जो है पूरे दिन भर में पूरे शरीर में डाइल्यूट हो जाएगा। दोपहर के समय सुबह का भोजन राजा के जैसा, दोपहर के समय प्रजा के जैसा। राजा से थोड़ा मद्दा खाती है तो दोपहर में थोड़ा सा हल्का बुल्का ले लिया। शाम का कैसा? भिखारी जैसा। भिखारी जैसा, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, हैं? तो किसी ने बासी रोटी दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। शाम का भोजन बिल्कुल भिखारी के जैसा चाहिए कि हल्का सा दूध पानी ले लिया, खिचड़ी ले ली और काम चल गया। लेकिन हमने पूरी परिस्थितियां बदल दी। सुबह का नाश्ता भिखारी जैसा, 2 सेव दे दे, थोड़ा सा भैया 2 समोसा दे दे बाबा के नाम पे। तो पड़ोसी घर से गए, 2 समोसा ले आए, पोहा खा लिया, चले गए। उसके बाद कई घरों की परिस्थितियां जैन समाज में इतनी खराब हो गई हैं कि उनके घर के अंदर नाश्ते नहीं बनते, सुबह खाने को कुछ नहीं रहता। भिखारी जैसी स्थिति हो गई कई परिवारों की कि घर के अंदर ना चूड़ा मिलेगा, ना नाश्ता मिलेगा, ना 2 पूड़ी, ना पराठा। सो के उठते साथ कई परिवारों में इसी बात की चिंता रहती है कि सुबह सो के उठ के क्या खाएंगे। तो चाय तो जैसे तैसे बना लेते हैं, फिर पूरा का पूरा नाश्ता पड़ोसी की होटल से आता है, उसी को खाते हैं, काम चलाते हैं, रोज 100, 150, 200 रुपए का नाश्ता। ये कई परिवारों की हालात हैं ऐसे। हो सकता है आपके घर के अंदर नहीं हो, लेकिन यदा कदा भी हर दूसरे तीसरे दिन जो आपको समोसे खाने की आदत पड़ गई है ना, ये आदत भी आपके शरीर के लिए बिल्कुल खराब है। लयबद्धता टूटेगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। आचार्यों के सूत्र हैं, नरश्च नारिश्च, अगर सही समय पर सही जगह फिट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिगड़ना तो पक्का है। तो शरीर की लयबद्धता आपके भोजन से टूटती थी। आपने अंग्रेजों का खाना ब्रेकफास्ट, उनके यहाँ ब्रेकफास्ट चलता था, उसके कारण थे कि उनको मोशंस क्लियर नहीं होते थे। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका पेट एकदम से खाली नहीं होता। खाली नहीं होने के कारण वो सुबह थोड़ा सा खाते हैं, फिर जब वो खाते हैं फिर धक्का लगता है, फिर धक्का लगने के बाद जो है पेट खाली होता है, फिर पेट खाली होने के बाद फिर वो पेट भरते थे। हमारा तो बिना धक्का लगाए धक्का लग गया। अब क्या करें हम?
क्या हम ब्रेकफास्ट करें? नहीं। तो भी हम क्या करें? तो अगर चमत्कार हो जाए आप सबकी ज़िंदगी में कि सुबह 7:30 बजे नाश्ते के टाइम पे आपको खाने जैसा भोजन मिल जाए, भले दो कल के जो हैं पराठे मिल जाएं, सुबह सुबह पोहा बनाने से अच्छा एक सब्जी बना दो और अपने बच्चों से कहो 4 पराठे खाओ, ये सब्जी खाओ और अपने काम पे निकलो। हैवी डाइट भोजन हो गया, दोपहर का हल्का, शाम का बिल्कुल या तो दूध पानी या थोड़ी सी खिचड़ी, वो भी कैसी, पानी वाली। 2 प्रकार की बनती है, एक सॉलिड बनती है, एक सेमी लिक्विड बनती है। तो बिल्कुल सेमी लिक्विड खिचड़ी दे दी, 1 कटोरा खा लो, 2 कटोरा खा लो, कितना भी खाएगा, शाम को उसका फिजिक बिल्कुल मेंटेन रहेगा। रात को सोने से पहले, अभी WHO ने इस बात को, जानकारी को निकाल दिया, करंट अफेयर्स में पढ़ लीजिएगा आप इस बात को। WHO बोल रहा है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन से, डायबिटीज से, हार्ट अटैक से बचना है, वे शाम का भोजन छोड़ दें, सिर्फ दिन में भोजन करें। क्यों दिन में भोजन करें? क्योंकि दिन में भोजन करने के बाद जो गैस फर्मेंटेशन बॉडी पे हो रहा था उसके नहीं होने की संभावनाएं रहती है। दिन में तो गैस आप सरवाइव कर लेंगे, शाम को 7:30-8 बजे हैवी डाइट का भोजन किया, भैया डिनर 1 नंबर होना चाहिए, खा लो 1 नंबर की। फिर WHO बोल रहा है कि जो रात का हैवी डाइट का भोजन कर रहे हैं इनकी स्किन डिसीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है। 83% स्किन डिसीज के चांसेस उनके हैं। आपने देखा होगा चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए, घाव हो गए, बहने लगा, यहाँ पे मवाद होने लगी। इन सब लोगों के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि शाम के समय का जो स्पाइसी भोजन करने वाले लोग होते हैं इनके शरीर पे स्किन डिसीज सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपके शरीर पे भी हो रही हो तो आपका धीरे से, बिल्कुल गुलाबी जैसा गाल था ना, धीरे से आँख के बगल से पहले यहाँ पे काला होगा, फिर वो काला धीरे धीरे ऐसा टपकेगा, तो यहाँ से गिरते 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 यहाँ तक गिर जाएगा। फिर आप जब कभी भी शर्ट उतार करके देखेंगे तो अंदर की बॉडी बिल्कुल गोरी दिखेगी, ऊपर की बिल्कुल करिया। धीरे धीरे महाराज वो तो टैनिंग के कारण हो गया, टैनिंग के कारण नहीं हो गया, वो जो रात में तुम भोजन करते हो उस भोजन के कारण धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में डॉट्स 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 निकलना शुरू हो रहे हैं। ये डॉट्स कभी किसी वृद्धों के शरीर पर, चेहरे पर देखिएगा, पहले होते थे तो वो डॉट्स ही धीरे करके फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद और मुनिश्री की ये बातें हमारे जीवन को बदल सकती है। सुबह का भोजन राजा जैसा और रात का भिखारी जैसा। क्या आप इस नियम को अपनाएंगे? वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये बात की जानकारी मैं इससे भी इसलिए देता हूँ कि मुझे बस हमेशा ये लगता है कि जैन कुल में गिने चुने मुट्ठी भर के लोग हैं। ये मुट्ठी भर के लोग अगर सही ढंग से इस संवाद को सुन लेंगे तो हो सकता है वो अपने जीवन को थोड़ा और लाइन अप करें। आप लाइन अप करेंगे तो जैन शासन थोड़ा देर तक और लाइन अप बना रहेगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो किसका घाटा है बताओ? मैं तो लाइन अप हूँ, सुबह 10 बजे भोजन ले लेता हूँ, आहार मेरे 10 बजे हो गए, फिर दिन भर मुझे कुछ नहीं लेना, शाम को नींद बहुत अच्छी आती है, ना कोई स्किन डिसीज का प्रॉब्लम है ना किसी और चीज़ का। फिर ये ठंडी का प्रॉब्लम है। एक बात और कह देता हूँ, लोग लगातार आते रहते हैं मेरे पास, महाराज जी मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, महाराज जी अब हम क्या करें, हमसे बैठते नहीं बनता है, सीढ़ी चलते हैं तो हाँफ जाते हैं, बार बार घुटनों में, बुड्ढों के जैसे जवानी में ही ऑर्थोराइटिस के प्रॉब्लम्स होने लगे। ऐसे कितने लोगों को होता है, यूरिया होता है, साइट्रिक एसिड बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाती है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। ये ठंडी का सीजन आ गया, इस ठंडी के सीजन पर वात विकार भी बढ़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब वात विकार बढ़ते हैं तो मार्केट में आपको एक चूरन मिलता होगा। कौन से चूरन? 2 ही चूरन आते हैं आपको याद, बताओ कौन? मैंने चूरन बोला तो तुम्हें क्या याद आया? लवण भास्कर याद आया इनको, देखिए, एक बोलेगा हिंगवाष्टक याद आया, एक लवण भास्कर, 2 ही चूरन याद आते हैं आप लोगों को। लेकिन वास्तव में एक आजमोदादी चूरन होता है। आजमोदादी चूरन क्या होता है? उसमें जंगली अजवाइन होती है, जंगली अजवाइन होती है, पीपर होती है, काली मिर्च होती है, उसमें सोंठ होती है, त्रिकुट होता है, कुटकी होती है, ऐसी कड़वी कड़वी औषधियों के 15 चीज़ों का कंटेंट होता है। उस 15 चीज़ों के कंटेंट को अगर आप सुबह सो के उठने के बाद पहले तो क्या करना, सबसे पहले टूथपेस्ट बंद करना। अगर जिसके शरीर में आर्थोराइटिस का प्रॉब्लम्स है, जिनके शरीर में दर्द बहुत होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, आंखें भारी होती हैं, आंखों की पलकों के सामने बहुत ज़्यादा सूजन होती है, जिनको आम बात की मतलब पेट खाली नहीं होने की शिकायत है, ये शिकायत माँ बहनों में बहुत बढ़ रही है। कई बार तो 50-50 घंटे तक माँ बहनें फ्रेश नहीं हो पाती हैं। उसके कारण जो है उनके बॉडी में दूसरे रिएक्शंस दिखाई देते हैं। उनके असामान्य दिनों में 5-7 दिनों का वो समय भी बदल जाता है, फिर घुटने दर्द होते हैं, फिर दूसरी चीज़ों में और जगह भी पेन होता है। लेबर पेन के टाइम में भी ये खान पान की अशुद्धता के कारण जो गड़बड़ होती है, उन सब चीज़ों में एक चीज़ आप लोग कभी यूज़ करके देखिएगा, एक आजमोदादी चूरन होता है। वो चूरन, उसमें जंगली अजवाइन होती है, पीपर होती है, सोंठ होती है, कुटकी होती है, त्रिकुट होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये खाली पेट लेनी होती है। तो गर्म गुनगुने पानी में आप जब लेंगे तो पीने के वक्त वो आपको थोड़ा सा नमकीन लगेगा, और जाते वक्त आपके जितने भी गले के टॉन्सिल्स हैं और यहाँ पर कफ जमा हुआ है
तो वहाँ पर छोटी छोटी काली मिर्च के जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो जब यहाँ पे चिपकते हैं तो चिपकने के कारण वहाँ के पूरे कफ को निकलते हुए पूरे शरीर के वात विकार को दूर कर देते हैं। तो जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम है, जिनके गर्दन में यहाँ पर बार बार दर्द होता है, हाथ बक्खे भर जाते हैं, उठाते समय अंगुलियाँ अकड़ जाती हैं, अगर ये आजमोदादी चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि लगातार करीब 25 दिन तक भी अगर आपने इसका प्रयोग किया, सुबह शाम, क्योंकि आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन शाम के भोजन से आधा घंटे पहले, सुबह के भोजन से भी आधे घंटे पहले आपको ये ले लेना है। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों की खूबी है, खाली पेट लेते हैं तो बहुत जल्दी काम करती है। तो जिन लोगों के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो चाहें तो इसका प्रयोग करके अपने जीवन को भी थोड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर ये वो सीजन है, अगर मान लीजिए आपको आजमोदादी चूर्ण खरीदने की नहीं है या फिर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप हल्दी ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए और मेथी ले लीजिए। 3 चीज़ों को बराबर भागों में मिला करके उसमें 1 चम्मच तिली का तेल मिला करके भी अगर आपने गुनगुने पानी के साथ लिया, तो जितने भी आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं, ये अपने आर्थो के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तीसरा एक उपाय और बोल दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात पे बहुत विश्वास है, इसलिए बोल देता हूं। तीसरा, आपने देखा होगा कि जब माँ बहनों को प्रेगनेंसी के बाद गुड़ के लड्डू बनाते हैं ना, उसमें पहले 2 चीज़ें डलती थी, चंसूर और करायल। कभी आपने खाई हो नहीं खाई हो नहीं पता। उसमें एक चंसूर कहलाता था, किराना दुकान वाले के यहाँ मांगेंगे, बोले भैया 50 ग्राम चंसूर दे दो, तो आपको चंसूर दे देगा। तो वो चंसूर की खीर बनती है। तो चंसूर को पहले पानी में फुला दिया, फुलाने के बाद दूध में डाल करके उबाल करके उसमें कुछ मीठा वगैरह मिला करके उसकी खीर लेने वाले लोग में भी महिलाओं को दिया जाता था। जब बच्चों के मतलब जन्म देने के बाद महिलाओं के शरीर में जो दर्द बनते थे या फिर मोटापा बढ़ता था, तो उसके वो चंसूर की खीर दे करके भी उस पूरे के पूरे शरीर के दर्द को खींचने के लिए वो निमित्त बनता था। तो जिन भी लोगों को इस तरीके की दिक्कत होती है, वो चाहे तो चंसूर की खीर ले सकते हैं या फिर ये दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं या तो आजमोदादी चूर्ण ले सकते हैं। अपने जीवन को थोड़ा और स्वस्थ करना सीखिए, क्योंकि एक बार शरीर की लयबद्धता टूटेगी, एक बार शत्रु की लयबद्धता टूटेगी, एक बार परिवार की लयबद्धता टूटेगी, तो नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख।